चलिए प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से मैं आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर मैं एम चक्रवर्ती आप लोगों का जोरदार स्वागत कर रहा हूं। चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं नेशनल इनकम पार्ट 2 से। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो टॉपिक आज है नेशनल इनकम से है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग लिए हैं। कल पिछला क्लास में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए थे, तो नेशनल इनकम से टोटल हम लोग 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। आज अगर 10 मिला लेंगे तो 10 कल का और 10 आज का, टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे? 20 से राष्ट्रीय आय से, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसएससी जीडी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, टीचर की बहाली हो या और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सर्किल पॉइंट जीके जीएस बाय एम चक्रवर्ती आप लोग देखें, ठीक है इसको। और इस वीडियो को, इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दें जो कि बच्चे पढ़ाई से संबंधित हैं, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अगर कोई आपका हालात बदल सकता है तो आप खुद हैं। तो नेशनल इनकम के पार्ट 2 क्लास में आज फिर आप लोगों को मैं स्वागत कर रहा हूं। 10 में से कल बहुत सारे बच्चे 8 प्रश्न सही किए थे। फिर मैं आज देखूंगा, आज 10 प्रश्न है पार्ट 2 में, कितने लोग कितने प्रश्न को सही करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेशनल इनकम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, पार्ट 2 है। आप लोग को पहला सवाल आपके लिए कहता है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाइएगा? अप्रत्यक्ष कर को, पूंजी उपभोग कर को, सब्सिडी को कि ब्याज को। ये चारों में से आप किसे घटाइएगा राष्ट्रीय आय निकालने के लिए? एनएनपी में से। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाएगा? अप्रत्यक्ष कर को। किसे? तो पहला का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है कि अप्रत्यक्ष कर अगर एनएनपी में से घटा देंगे तो आपको राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय आय। अब अप्रत्यक्ष कर क्या है? कोई वस्तु आप जब खरीदते हैं तो उस पर जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष कर होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसे घटाया जाता है? अब जीएनपी से एनएनपी निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो किसे घटाइएगा? ये प्रश्न कर रहा था, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाएंगे? तो अप्रत्यक्ष कर को। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किससे निकालना है? जीएनपी से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए किसे घटाया जाएगा? मूल्यह्रास कह रहा है, ब्याज कह रहा है, कर कह रहा है, सब्सिडी कह रहा है। तो आप किसे घटाएंगे? मूल्यह्रास को, जिसको आप घिसावट व्यय भी कहते हैं। तो दूसरा का भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आज फिर 10 में से आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि आप रेगुलर स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आप अगर देख रहे हैं 10 में से अगर 8-9 प्रश्न आप सही करते तो आपको लिखने में क्या जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं, लिखने में कुछ नहीं जा रहा, आप लिख दीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आप जितने भी देखने वाले विद्यार्थी हैं सही मायने में आप इसे देख रहे हैं। और अगर वीडियो आपको बेहतर लगता हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। अगर बेहतर लगे तो आप लाइक जरूर दबाएं, और ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से।
चलिए अगला प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। जीडीपी में सबसे ज्यादा जो इनकम है कहां से आएगा? भारत में सबसे ज्यादा इनकम कहां से आता है? कृषि से, रक्षा तथा प्रशासन से, सेवा से, बिजली या गैस से। तो इसका उत्तर क्या होगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। आप जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इनकम आता है बच्चों, क्या आता है? इनकम, वो 3 क्षेत्र से आता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। पहला कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र होता है। पहला कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र। ध्यान देंगे, दूसरा क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र होता है। तीसरा होता है सेवा क्षेत्र या तृतीयक। सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र इसको कहते हैं। तृतीयक भी कहिए या सेवा क्षेत्र कहिए, ये 3 क्षेत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा गया है। कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, खनन है, इसको किस क्षेत्र में रखा गया? प्राथमिक क्षेत्र में। इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग प्रणाली जो भी होगा वो द्वितीयक में होगा। और तृतीयक में सेवा क्षेत्र को रखा गया है। तृतीयक में जैसे सेवा, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग, डाक, परिवहन, रेलवे, ये सब जो हम लोग को सेवा दे रहा है तो वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे ज्यादा जो इनकम मिलेगा वो कहां से जीडीपी में मिलेगा? सेवा क्षेत्र से मिलेगा। तो तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चौथा राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो देखेंगे सबसे पहले आपको यहां पर लिखा हुआ है एनएनपी एमपी। तो एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। क्या होता है? बाजार मूल्य। याद रखेंगे क्या मूल्य होता है? बाजार मूल्य। एमपी का मतलब क्या होता है? बाजार मूल्य। और एमपी और एनएनपी आप समझ लोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एफसी का होता है फैक्टर कॉस्ट। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। इसको आप फैक्ट्री मूल्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैक्ट्री मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्ट्री मूल्य। और इंग्लिश में इसी को फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं। क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय क्या है? एनएनपी एमपी है या एनएनपी एफसी है, जीडीपी है या जीएनपी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जो लागत होता है वही सही मायने में क्या है? राष्ट्रीय आय है। तो 4 का उत्तर हमारा क्या हो गया? 2 नंबर। क्या हो गया? 2 नंबर। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक है वित्तीय वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा। वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा। अगर वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक हो सकता है कि वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा या सभी द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि अगर होगा तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक होगा। सबसे अच्छा सूचकांक। तो 5 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 5 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी आप बेहतर से समझिए और ऑब्जेक्टिव हल करते हुए चलिए। अगर ऑब्जेक्टिव पर आपका कमांड हो जाता है तो समझिए कि आपका आधा से ज्यादा काम हो गया। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप बना लेते हैं तो इससे बेहतर जीके जिसके लिए कुछ है ही नहीं, आप याद रखिएगा। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग फिर चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहता है राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है। राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिसको आप कहते हैं बाजार कीमत पर। ठीक है,
बाजार कीमत को ही हम बोल रहे थे मार्केट प्राइस। क्या बोल रहे थे? मार्केट प्राइस। और कारक लागत को या फैक्ट्री मूल्य जिसको आप कह रहे थे उसी को आप कह रहे थे एफसी। क्या कह रहे थे? एफसी। तो सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। किस पर? बाजार कीमत पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहने का मतलब हो गया एनएनपी कारक लागत कहने का अर्थ हो गया फैक्टर कॉस्ट। जो आपको लागत लगा, बनाने का मूल्य लगा, वही शुद्ध है। और उस पर जो आप मार्केट प्राइस लाते हैं तो उस पर आप अपना लाभांश जोड़ लेते हैं, उस पर कुछ आप अपना बोनस जोड़ लेते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स जो आप प्रत्यक्ष कर लगता है वो जोड़ लेते हैं। तो वो जो आपका होता है शुद्ध लागत, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो नहीं होता है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय का सही जो माप हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर। अगला सवाल 7 नंबर, तो 6 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर कहता है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? 1949 में। तो करा समिति के अध्यक्ष करा डी.आर. गाडगिल, पी.सी. महालनोबिस, वी.के.आर.वी. राव और वी. नटराजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पी.सी. महालनोबिस। क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। पी.सी. महालनोबिस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? पी.सी. महालनोबिस। लेकिन अगर सदस्य कह देगा राष्ट्रीय आय समिति को 1949 में सदस्य कौन थे, तो डी.आर. गाडगिल और वी.के.आर.वी. राव, मतलब ए और सी जो अगर रहता तो ये क्या रहते? सदस्य रहते। क्या रहते? सदस्य रहते। अध्यक्ष पूछा है तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा हम लोग का? पी.सी. महालनोबिस हो जाएगा, पी.सी. महालनोबिस। अगला सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर किया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होता है तो चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर। ये दोनों हमारा सही है, ए प्लस बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 लगा हुआ है, तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर होगी? तो चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर होगा। चलिए अगला सवाल फिर हम लोग देखें इसमें। देखेंगे 9वां सवाल कहता है लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। लेखांकन वर्ष कहने का मतलब वो ये वित्तीय वर्ष जो आपका होता है, तो उसके दौरान देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहते हैं? तो उसको जीडीपी कहते हैं। इसका सही उत्तर आप लोग तो एकदम तुरंत जान रहे होंगे और दे भी रहे होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। अब देखेंगे भारत का वित्तीय वर्ष पूछेगा। क्या पूछेगा? वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष क्या है? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बेस ईयर पूछेगा तो 2011 से 12, बेस ईयर पूछेगा 11 से 12 और वित्तीय वर्ष बोलेगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष है। तो ये लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। 10वां सवाल बहुत अच्छा, किनके द्वारा हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग किया गया था? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। किनके द्वारा हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग किया गया था? अमर्त्य सेन, पी.सी. महालनोबिस, प्रोफेसर राजकृष्ण और डी.आर. गाडगिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर राजकृष्ण। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों 10 फिर से हम लोग राष्ट्रीय आय के नेशनल इनकम के पार्ट 2 को समाप्त करते हैं। 10 कल पार्ट 1 में, अगर जो भी बच्चे कल के वीडियो को नहीं देखोगे तो 10 प्रश्न को देख लीजिएगा। अगर ये 20 प्रश्न आपके दिमाग में है तो राष्ट्रीय आय से किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। तो मैं आज के टॉपिक को समाप्त करता हूं। कल फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं कल के नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ। फिर से एक बार मैं आप लोगों को लास्ट में फिर कहना चाहूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आता हो, क्लास आपको बेहतर लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। चलिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।